अब उसको क्लासीफाई करेंगे। अभी कैसा चलता, ऐसे से चलता है, ऐसे से ऐसे बंदर चलते हैं, इसके पूंछ भी है, हाँ पूंछ भी है, इसके मुंह फूले फूले हैं, तो वो क्या कहलाए, मतलब ये कुछ बंदर कैटेगरी में जा रहा है, तो ये बंदर कैटेगरी में से मतलब क्लासीफाई करके उसको क्या कर देंगे। Hi, hello, welcome you all in YouTube Biology Wala. So today we are going to discuss a most awaited topic of NCERT class 9 science, that is diversity in living organism. Okay, so today's video lecture is going to be most essential for all of you guys, because in this particular video your all the doubts is going to be clear related to this topic. Okay, and I can assure you that if you go through this chapter carefully, then I guaranteed that you will not need to study the NCERT again. Okay, and one important thing, that if you have any doubt remains after watching this video, then you can comment me on the comment box. Otherwise you can join our Telegram group, because this is a very easy way to ask any doubt to your teacher. Okay, and do not forget to follow me on the Instagram group, because I keep sharing there small fact of biology every day. Okay, and do not forget to visit our Facebook page. Okay, so these are the some applications which I use daily for only for you guys. Okay, so without any delay, let's start it. सो गाइस, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको बगल में दिख रहे हैं, उनमें से खाली हम 2 ही पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 ही पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें कि हमने मार्क किया, एक ये है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है हमारा टेक्सोनॉमी। ठीक ना, बायोडाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को टाइमलाइन भी देख लीजिए, वीडियो का टाइमलाइन आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। ठीक ना, तो छोटे सी वीडियो में इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को हम कैसे कवर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कवर कर सकते हैं इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को इतनी छोटी सी वीडियो में। इसके लिए हमें नए नए लेक्चर्स को बनाने होंगे। ठीक ना, तो ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। यहाँ पे जितने अभी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, जैसे ये हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन ने, तो ये सब थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जिनके लिए हमें 1-1.5 घंटे की वो क्या होती है कि ना, मतलब लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमारे डिवाइस के अंदर इतनी स्टोरेज नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े लेक्चर्स को बनाएं। ठीक ना, इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में एक टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, और आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा। ठीक ना, और इसके बाद और भी 6-7 लेक्चर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक ना, जो कि आपको अदर टॉपिक्स को कवर करने से रिलेटेड पढ़ने होंगे। ठीक ना, तो उन वीडियो लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले जो बायो का मतलब हो जाएगा हमारा लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब हो जाएगा वेराइटी। आप इसको कुछ इंटर रिलेट करिए, कुछ आपको इसका मीनिंग निकलते हुए दिख रहा है, कुछ भी निकलते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, रीजन और प्लेस। ठीक है ना, फॉर्म ऑफ लिविंग वेराइटी यू कैन सी ना, फॉर्म ऑफ लिविंग वेराइटी फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन, एरिया और प्लेस, you can say like this is the rough, you can say the rough definition of biodiversity। लेकिन एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, वो ये है कि इट इज़ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन दिस अर्थ ना, इस अर्थ पे जितने भी ह्यूज वेराइटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी ह्यूज वेराइटीज़ हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं, वो एक तरफ से क्या होते हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी होती है, या कल्चरल बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अनुमान के मुताबिक 5 to 30 मिलियन ऑफ स्पीसीज हैव बीन फाउंड ऑन द अर्थ। यहाँ पे हैव बीन लगाना भूल गए, इसके लिए सॉरी। बट अगर आपको ये जो स्लाइड है आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो स्लाइड है बहुत अच्छे से बनाता हूँ, और मैं आपको ऐसा कभी फील होने नहीं देता कि मेरे पास जब स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं अच्छी स्लाइड नहीं बना सकता। ठीक है ना, एक तरफ से क्या कर सकते हैं कि अच्छे से स्लाइड बनाने में ना एक मतलब इंटरेक्शन बनाना रहता है, स्टूडेंट और हमारे बीच में एक थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाना रहता है। आप हमें ध्यान से सुनते हैं और आपको बोरिंग नहीं लगता है देखते वक्त कि हम कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करें, मतलब कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, और इसकी जो स्लाइड भी अच्छी नहीं है, ऐसे आपके मन में ऐसा आता होगा। लेकिन इसीलिए हमने आपके लिए जो स्लाइड्स हैं हमेशा आपके लिए अच्छे बनाए थे, हमेशा बनाएंगे। ठीक ना, तो अगर वीडियो मतलब ये स्लाइड्स अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अनुमान के मुताबिक 5 to 30 मिलियन ऑफ स्पीसीज, 5 से 30 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ में पाए जाते हैं। 5 से 30 मिलियन ऑफ स्पीसीज अभी तक हम लोग कितना पाए हैं ये देखते हैं। तो इन टू 50 ईयर्स ऑफ रिसर्च ना, 250 ईयर के रिसर्च के बाद ये हमें क्या हुआ है कि 1.78 मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन फाइंड
सो फॉर, ठीक ना, अभी तक खाली हम 1.78 मिलियन तक के स्पीसीज इस अर्थ पे पाए हैं, ठीक ना। इस अर्थ पे खाली हम 1.78 मिलियन तक की स्पीसीज पाए हैं। सोचिए कितनी ह्यूज वैरायटी है इस अर्थ पे, लेकिन हम लोग खाली इतने पर ही पहुँचे हैं। सोचिए इतनी बड़ी वैरायटी है, इतनी ह्यूज वैरायटी है, खाली हम लोग इतने ही पाए हैं। सोचिए अभी कितनी ज़्यादा वैरायटी है जो कि हमसे अभी अननोन है, वो कहाँ है, किस अवस्था में, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, किस जगह पर ही, हमें ये कुछ नहीं पता। लेकिन हम खाली 1.78 मिलियन स्पीसीज को अभी तक पा पाए हैं, और बाकी वो कहाँ है, किस समय, कहाँ पे, कैसे निकलेंगे, कब का हम उनकी रिसर्च करेंगे, ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन बाय द वे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इनके रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है, और वो रिसर्च कर रहे हैं, और नए नए दिन में नए नए ऑर्गेनिज्म नए पाए जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसकी कोई चिंता नहीं है, हम ऐसा दिन आएगा कि हम लगभग सारे के सारे हम ऑर्गेनिज्म को पा जाएंगे। और ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एक इकोसिस्टम को एक मेंटेन किए रहते हैं ये सब ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक ना। तो वो सब बात की बात है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये सब हमारा हो गया ना, तो आप इस फ्लो चार्ट का मतलब समझ ही गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम डीपली समझते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक ना। तो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट द लिविंग वेराइटी, ठीक है ना, लिविंग वेराइटी यू फाइंड इन द पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग वेराइटी आप पाते हैं वही होता है क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। इवन दैट कैन बी द प्लांट, ओके, इन एनी ऑर्गेनिज्म, एनी ह्यूज ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट, डॉग, काउ, ओके, and even the microscopic organism like bacteria, पैरामीसियम, एल्गी, फंजाई, ये आई थिंक ना, ये सब सारे जितने भी लिविंग वैरायटी है ये सब हमारे क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। बिकॉज दे मेक द नेचुरल वर्ल्ड, एक ये नेचुरल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारा फूड चेन, ठीक है ना। फूड चेन आप समझते होंगे, इसमें ये हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इनसे पता चल जाता है, ठीक है। फूड चेन में क्या होता है कि आपको हम एक फूड चेन का एग्जांपल देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, ठीक ना। इस फिगर में एक यहाँ पे लीफ है, ठीक है ना। लीफ को कौन खाता है, एक कैटरपिलर खाता है ना, एक कीड़ा खाता है। और कीड़े को कौन खाता है, एक बर्ड खाती है ना, एक चिड़िया खाती है, ठीक। उसके बाद उस चिड़िया को कौन खाता है, उस चिड़िया को खाती है कौन, हमारा वो हो जाएगा ईगल, ठीक ना, हॉक, वो ईगल खाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन ऑर्गेनिज्म किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कौन नहीं है, ठीक ना। ऐसे बात नहीं कोई किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए काऊ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और काऊ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, घास इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और घास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खाद इंपॉर्टेंट है ना। खाद में भी अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना, जिससे घास ग्रो करता है, ठीक ना। तो हर एक लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए काऊ नहीं रहती तो हम दूध कैसे पीते, हमारी ग्रोथ कैसे बढ़ती, ठीक है ना। तो काऊ कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर घास ही नहीं रहती ना, घास ही नहीं रहती तो काऊ क्या खाते हैं, ओके ना। तो ऐसे हमें ये पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। तो ये थी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो ये फूड चेन वाला एग्जांपल था ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अबाउट द टेक्सोनॉमी, पढ़ते हैं अबाउट द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, इसके अंदर के क्राइटेरियाज क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे अबाउट टेक्सोनॉमी, ठीक ना। टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो बेसिकली टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक ना। तो क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका नेमिंग करना, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करना, वो क्या कहलाता है, हमारा टेक्सोनॉमी कहलाता है। अब यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, जैसा कि सबसे पहला हमारा है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नेमिंग, तीसरा है क्लासिफाइंग, ठीक है ना। तीनों को वर्ड को हम यहाँ पे लिख दिए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक ना। आइडेंटिफिकेशन से हमारे ये उदाहरण हैं, उसके बाद नेमिंग से हो जाएगा हमारा नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद क्लासिफाइंग से हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको रिमेंबर रहना चाहिए हमेशा टेक्सोनॉमी में, कि अगर हम मान लीजिए किसी नए ऑर्गेनिज्म को पाए ना, लेट सपोज वी फाउंड अ न्यू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब उसके बाद हम उसको पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका नामकरण करेंगे, ठीक है ना। वही नामकरण जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसका नामकरण करते हैं पाने के बाद, वो क्या कहलाता है, हमारा नॉमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करें ना, तो फर्स्टली वी हैव टू सी द
सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ इन दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, उसकी क्या सिमिलरिटीज़ है, वो किस ग्रुप से, किस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से मिलता है, तो उसी ग्रुप में इसको डाल दे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। किसी भी ग्रुप में अगर ये मिलता है, मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बंदर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म कोई नया पाया गया जंगल में, ठीक है ना, बंदर ऐसा वो चलता फिरता हो, वैसा उसके हैबिट हो, तो वो मतलब वो साइंटिस्ट नहीं देखे ना, साइंटिस्ट नहीं देखे, उसका नामकरण कर दिए ना, तो नामकरण हमारा क्या कहलाएगा, हमारा नॉमेनक्लेचर। अब उसको क्लासीफाई करेंगे, अभी कैसा चलता है, ऐसे से चलता है, ऐसे से ऐसे बंदर चलते हैं, इसके पूंछ भी, हाँ पूंछ भी है, इसके मुंह फूले फूले हैं, तो वो क्या कहलाए, मतलब ये कुछ बंदर कैटेगरी में जा रहा है, तो ये बंदर कैटेगरी में से मतलब क्लासीफाई करके उसको क्या कर देंगे, बंदर कैटेगरी या किसी भी मतलब उसको रख देंगे, किसी भी क्लासीफाइंग में किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को रख देंगे, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में रख देंगे, सॉरी, ठीक ना, समझ गए आप। चलिए, तो आप इसका इतना होली समझ लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर हम पा गए, उसके बाद उसको हम आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद उसका नामकरण कर दिए, उसके बाद अगर हम उसको एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक ना। अब ये सब स्टार्ट कौन किया था, ठीक ना, ये टेक्सोनॉमी के फादर कोई है ना, कोई फादर होगा जो इसको ये टेक्सोनॉमी स्टार्ट किया था, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को पा गए तो उसका नामकरण कर दिए, उसके बाद किसी से अलग अलग ग्रुप में रख दी, तो ये सबसे पहले ये कौन किया था, सबसे पहले ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कौन क्लासीफाई, नेमिंग और ये सब किया था, तो वो थे हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनस। ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं हमारे पास के, जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट माने जाते हैं बायोलॉजी में, ठीक है ना, बायोलॉजिस्ट हमारे सबसे अच्छे हैं। तो ये जो कैरोलस लिनस हैं, इनकी इमेज आपको दिख रही है बोर्ड पे, तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, ठीक है ना। इन्होंने एक अपनी स्पेशल सी बुक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी, उसका नाम है द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे कुछ नाम है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना, ये नाम है उनकी बुक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लीजिए, जीके में भी कभी कभी आ सकता है। कैरोलस लिनस के जो फेमस बुक थी, जिसमें कि वो नॉमेनक्लेचर के बारे में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर किए थे, उसको क्लासीफाई किए थे, तो वो कौन सी बुक थी, तो ऐसे पूछ सकते हैं ना। तो बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसी ना। तो इनकी जो फेमस बुक थी उनका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसी, यहाँ पे लिखना भूल गए, बट आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए ऑन द स्पॉट, ठीक ना, ताकि आपको याद रहे हमेशा। तो ये थी हमारे कुछ पॉइंट्स, हमारे कुछ तरीके, हमारे कुछ प्रयास, जो कि आपको बताने में थोड़े से हमारे लोग के जो प्रयास अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सो गाइस, विद दिस फाइनली वी कम टू एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली देन यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स, एंड वेयर योर ग्रुप्स विच एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, सभी जगह फैला दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेज थे जो कि आपको मिले हैं और आपके दोस्त को भी मिलने चाहिए, ठीक ना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।